जोलिया अपने फ्लैट में बैठी टीवी पर अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देख रही थी कि पास पड़े हुए फोन की घंटी बज उठी। तो जोलिया ने चौंक कर फोन की तरफ देखा और फिर रिमोट कंट्रोल से टीवी की आवाज बहुत आहिस्ता करके उसने रिसीवर उठा लिया। यस, जोलिया स्पीकिंग, जोलिया ने अपने मखसूस लहजे में कहा। X2। दूसरी तरफ से चीफ की मखसूस आवाज सुनाई दी तो जोलिया बेख्तियार चौंक पड़ी। यस चीफ, हुक्म, जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। यहाँ दारुल हुकूमत में एक लेडीज क्लब है, क्या तुमने देखा है उसे? चीफ ने कहा। यस चीफ, एक बार गई थी, लेकिन वहाँ का माहौल ऐसा है कि बयान नहीं कर सकती। बहरहाल आप हुक्म दें, जोलिया ने कहा। साहले को कॉल करो और फिर तुमने साहले के साथ लेडीज क्लब जाना है। वहाँ की जनरल मैनेजर लेडी जोन्स के ऑफिस के फ़ोन नंबर से किसी औरत ने, जिसने अपना नाम गारशा बताया है, यहाँ पाकेशिया के पहाड़ी इलाके में रहने वाले एक गैर मुस्लिम रामचंद्र को फ़ोन किया है। उस कॉल में काफिरिस्तान और इसराइल का भी जिक्र है। ये कॉल सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कैच की है और काफिरिस्तान और इसराइल के नाम आने की वजह से उन्होंने कॉल टेप कर ली और फिर सैटेलाइट कॉलिंग एक्सचेंज से इस कॉल के बारे में सरकारी सतह पर मालूमात हासिल की गई। तो मालूम हुआ कि ये कॉल लेडीज़ क्लब की जनरल मैनेजर लेडी जोन्स के ऑफिस फ़ोन से की गई है और पहाड़ी इलाके पहलगाम में रहने वाले रामचंद्र को जब चेक किया गया तो पता चला कि वो काफिरिस्तानी स्मगलर है और कॉल मिलने के बाद वो काफिरिस्तान चला गया है। सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने लेडीज क्लब से कॉल करने वाली औरत गारशा के बारे में मालूमात हासिल की तो उन्हें मालूम हुआ कि ग्रेट लैंड की रहने वाली एक लड़की गारशा एक हफ्ते से लेडीज क्लब में ही ठहरी हुई है। वो लेडी जोन्स की किसी फ्रेंड की बहन है, इसलिए लेडीज क्लब में लेडी जोन्स ने उसका हर तरह से ख्याल रखा और वो एक रोज पहले वापस जा चुकी है, लेकिन अभी उसने कमरा नहीं छोड़ा। इंटेलिजेंस ने उसके कमरे की तलाशी भी ली, लेकिन कोई मशकूक चीज़ बरामद नहीं हुई, जिससे कानून के मुताबिक गैर मुल्की मशकूक अफराद की शमूलियत की वजह से ये केस सीक्रेट सर्विस को भिजवा दिया गया है। चीफ ने अपनी आदत के बरखिलाफ खासी लंबी बात करते हुए कहा। यस सर, जोलिया ने मुख्तसर से जवाब देते हुए कहा। उसे मालूम था कि अभी चीफ मजीद बात करेगा क्योंकि अभी बात इख्तिताम तक ना पहुंची थी। तुमने इस गारशा को तलाश करना है और उसके कमरे की अपने अंदाज में तलाशी लेनी है। एयरपोर्ट पर भी चेकिंग करो कि वो वाकई मुल्क से बाहर चली गई है या नहीं, क्योंकि कमरा अभी तक उसके नाम है और चाबी भी उसने जाते हुए काउंटर पर जमा नहीं कराई। अगर वो ना मिले तो लेडी जोन्स से भी उसके बारे में पूरी तफसील मालूम करो और अगर ये गारशा मिल जाए तो उसे राना हाउस ले आओ। मैं जोसेफ और जवाना को समझा दूंगा, वो तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। फिर इस गारशा से तमाम मालूमात हासिल करके मुझे तफसील से रिपोर्ट दो। साहले को बुलाकर अपने साथ रख लो, चीफ ने कहा। यस चीफ, गारशा का कोई हुलिया कद्दोकामत के बारे में कुछ मालूम हुआ हो? जोलिया ने पूछा। इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट भिजवाई है वो मैंने तुम्हें बता दी है, X2 ने कदरे सख्त लहजे में कहा और उसके साथ ही राब्ता खत्म हो गया। तो जोलिया की पेशानी पर पसीना के कतरे नजर आने लगे थे, क्योंकि चीफ के जवाब से वो समझ गई थी कि उसने गलत बात की है। अगर उसका हुलिया रिपोर्ट हुआ होता तो चीफ लाजमन बता देता। उसने क्रेडल दबाया और ट्यून आने पर उसने नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, साहले बोल रही हूँ। दूसरी तरफ से साहले की आवाज सुनाई दी। जोलिया बोल रही हूँ। चीफ ने एक काम जिम्मे लगाया है और खसूसन हुक्म दिया है कि उस काम में साले को भी साथ रखो, इसलिए जिस कदर जल्द मुमकिन हो सकता है मेरे पास पहुंचो, जोलिया ने कहा। करना क्या है? साले ने हैरत भरे लहजे में कहा तो जोलिया ने तफसील बता दी। ओह, ये तो वाकई अहम मामला है, मैं आ रही हूँ, दूसरी तरफ से साले ने कहा। तो जोलिया ने रिसीवर रखा और उठकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, जिसकी साइड पर ड्रेसिंग रूम भी मौजूद था। थोड़ी देर बाद जब जोलिया बाहर आई तो उसने पैंट के साथ शर्ट और ऊपर ब्लैक लेदर का लेडीज कोट पहन रखा था। वो बेहद फ्रेश दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद कॉल बेल हुई तो जोलिया बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। उसने दीवार से लगा हुआ डोर फोन का रिसीवर कान से लगाया। कौन है बाहर? जोलिया ने कहा।
साले दूसरी तरफ से आवाज आई तो जोलिया ने ओके कहकर रिसीवर वापस हुक से लटकाया और आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो बाहर साले मौजूद थी। साले ने भी पैंट और शर्ट के साथ ब्राउन लेदर की लेडी जैकेट पहन रखी थी। वाह, आज तो आप बड़ी फ्रेश नजर आ रही हैं, लगता है कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है, साले ने सलाम दुआ के बाद कहा। 2-3 माह से बेकार बैठे थे तो अब खुदा खुदा करके काम मिला है, खुशी तो होनी है, जोलिया ने एक तरफ हटते हुए कहा। साले अंदर आई और जोलिया ने दरवाजा बंद करके लॉक कर दिया और वापस मुड़कर ड्राइंग रूम में आ गई जहां साले बैठी हुई थी। जोलिया ने फ्रीजर से एप्पल जूस का डब्बा निकाला और उसे साले के सामने रखा और खुद भी साले के सामने सोफे पर बैठ गई। आप नहीं पिएंगी? साले ने चौंक कर कहा। अभी थोड़ी देर पहले पी चुकी हूँ, तुम ये जूस पी लो, फिर उस गार्शा को ट्रेस करने रवाना होती हैं, क्योंकि चीफ ने इस काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, जोलिया ने कहा। पहले तो उस गार्शा का कमरा चेक करेंगे, मास्टर की मैं साथ ले आई हूँ। उसके बाद उस लेडी जोन्स को घेरेंगे, वो मेरी बहुत अच्छी वाकिफ है, क्योंकि मेरे वालिद का ताल्लुक भी टॉप स्टार होटल के बिजनेस से है और लेडी जोन्स उनके एक बेहतरीन दोस्त की बेटी है। मैं 1-2 बार वहां गई हूँ, लेकिन वहां का माहौल इस कदर खराब है कि क्या बताऊं, साले ने जूस सिप करते हुए कहा। हो सकता है कि हमें लेडी जोन्स पर हाथ उठाना पड़े, तो हो सकता है ऐसी सूरत में शिकायत तुम्हारे वाले तक पहुंच जाए, जोलिया ने कहा। ऐसी सूरत में उसे खत्म करना पड़ेगा, साले ने कहा। चलो उठो, वहां जाकर फैसला करेंगे कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, जोलिया ने कहा तो साले भी इस बात में सर हिलाती हुई उठ खड़ी हुई। जोलिया ने मेज पर रखा हुआ जूस का खाली डब्बा उठाकर साइड पर मौजूद डस्टबिन में फेंक दिया। असला ले लिया है तुमने? जोलिया ने पूछा। हाँ, मशीन पिस्टल तो हर वक्त साथ रहता है, साले ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया और फिर फ्लैट से बाहर आकर जोलिया ने स्पेशल लॉक लगाया और वो दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ गईं, क्योंकि जोलिया का फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। मैं कार ले आई हूँ, उसी पर चलते हैं, साले ने लिफ्ट से बाहर आते हुए कहा तो जोलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों साले की जदीद मॉडल की बड़ी कार में बैठी लेडीज क्लब की तरफ बढ़ी चली जा रही थीं। दोनों ने कार में बैठते ही जेबों से स्याह कलर के चश्मे निकालकर आंखों पर लगा लिए। हम कहाँ जा रहे हैं? अचानक जोलिया ने चौंक कर ड्राइविंग सीट पर बैठी साले से कहा तो साले चौंक पड़ी। लेडीज क्लब और कहाँ जाना है? साले ने चौंक कर कहा। उसकी आंखों में हैरत झलक रही थी, शायद उसे जोलिया के इस सवाल पर हैरत हो रही थी। नहीं, पहले एयरपोर्ट चलो, वहां से मालूमात हासिल करेंगे कि गार्शा कब आई और कब गई है, या अभी तक नहीं गई। बहरहाल आई तो है, उसके कागजात की नकूल रिकॉर्ड में मौजूद होंगी। इस तरह लेडीज क्लब जाने से पहले हम खासी ठोस मालूमात हासिल कर चुके होंगे, जोलिया ने कहा। गुड शो, आप वाकई ज़हीन हैं इमरान भाई, वैसे ही नहीं आपका दम भरते, साले ने मुस्कुराते हुए कहा। उसका नाम बतौर रेफरेंस मत लिया करो, वो खुद गर्ज आदमी है, दूसरों को उलझा कर खुद काम करता रहता है, जोलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। आपने जो कुछ कहा है वो दुरुस्त है, लेकिन बहरहाल इमरान साहब में ऐसी तमाम सलाहियतें मौजूद हैं जो उन्हें दुनिया का नंबर 1 एजेंट साबित करती हैं, साले ने हंसते हुए कहा। पहली बात तो ये है कि तुम ये आपका सिलसिला बंद करो, तुम कहने से खलूस टपकता है, और फिर मैं तुमसे इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि तुम मुझे बूढ़ी बना दो, जोलिया ने कहा तो साले बेइख्तियार हंस पड़ी। तो ये है असल बात कि मेरे आप कहने से तुम अपने आप को बूढ़ी समझने लग जाती हो, साले ने उसके कहने के मुताबिक आपको तुम में बदल दिया था। यूं ही समझ लो, जोलिया ने कहा और फिर कुछ ही देर बाद कार एयरपोर्ट पहुंच गई। कार को पार्किंग में रोककर वो दोनों नीचे उतरी और फिर तेज तेज कदम उठाती हुई उस तरफ बढ़ गईं जहां पैसेंजर का रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड अंदाज में मौजूद होता है। लेकिन वो तुमको रिकॉर्ड क्यों दिखाएंगे? अचानक साले ने कहा। चीफ ने स्पेशल पुलिस के खुसूसी बैजेस सबको दे रखे हैं, तुम्हारे पास भी होगा, वो ऐसे ही मौकों पर काम आते हैं, जोलिया ने कहा और साले ने इस बात में सर हिला दिया। पैसेंजर रिकॉर्ड के डीजी कौन है? जोलिया ने एक बावर्दी आदमी से मुखातिब होकर पूछा जो इमारत के दरवाजे पर खड़ा था। डीजी साहब का नाम सादत खान है मैडम, उस आदमी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा।
उन्हें कहो कि स्पेशल पुलिस की 2 ऑफिसर्स उनसे मुलाकात चाहती हैं और फौरन, वरना देर होने की सूरत में पुलिस उन्हें उठाकर ले जाने पर मजबूर हो जाएगी। जोलिया ने सख्त लहजे में कहा। जी मैडम, आप अंदर तशरीफ रखें, मैं बड़े साहब को इतला देता हूँ, उस आदमी ने घबराए हुए लहजे में कहा। जोलिया और साले दोनों पुलिस यूनिफॉर्म में न थी, बल्कि जोलिया ने कोट और साले ने जैकेट पहन रखी थी और आंखों पर स्याह कलर के चश्मे थे, और यह सब कुछ बता रहा था कि वो दोनों कोई आम औरतें नहीं हैं। अंदर एक कमरे के दरवाजे पर वेटिंग रूम के अल्फाज लिखे हुए थे। वो आदमी भी यकीनन दफ्तर का नायब कासिद था। उन्हें वहां बिठाकर वो दौड़ता हुआ एक तरफ चला गया। अंदर मौजूद कुर्सियों पर जोलिया और साले बड़े इत्मीनान भरे अंदाज में बैठ गईं। थोड़ी देर बाद वो नायब कासिद वापस आ गया। आइए साहब, आपसे मुलाकात के मुंतजिर हैं, नायब कासिद ने कहा। तो जोलिया और साले दोनों उठ खड़ी हुई। थोड़ी देर बाद वो एक खासे बड़े ऑफिस में दाखिल हुई तो मेज के पीछे बैठे हुए उदेड़ उम्र आदमी के चेहरे पर कदरे हैरत के तसरात उभर आए थे। शायद उसका ख्याल था कि स्पेशल पुलिस की अफसरान यूनिफॉर्म में होंगी। जोलिया ने कोट की जेब से स्पेशल पुलिस का बैज निकालकर उसे उस उदेड़ उम्र आदमी के सामने 2 बार लहराया और फिर उसने बैज जेब में वापस रख लिया। ओह ओह, आप हैं, ठीक है, स्पेशल पुलिस यूनिफॉर्म तो आपने नहीं पहन रखी, तशरीफ रखें, खुश आमदीद। इस बार डीजी ने उठकर खड़े होते हुए कहा। जोलिया और साले दोनों साइड पर मौजूद कुर्सियों पर बैठ गईं। आप क्या पीना पसंद करेंगी? डीजी ने दोबारा अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। हम ड्यूटी पर हैं, इसलिए कुछ नहीं, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा। आप तो गैर मुल्की हैं, शायद स्विस नजाद हैं, फिर आप पाकेशिया स्पेशल पुलिस में कैसे पहुंच गईं? डीजी ने अब शायद अपनी बुखलाहट पर काबू पा लिया था, इसीलिए उसे स्पेशल पुलिस का नाम दिया गया है, जोलिया ने गोलमोल सा जवाब देते हुए कहा। अच्छा, बहरहाल फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ? डीजी ने ऐसे लहजे में कहा जैसे उसे समझ ना आई हो, लेकिन अब वो जान छुड़ाना चाहता हो। ग्रेटलैंड नयाद एक खातून जिसका नाम गार्शा है, चंद रोज कबल पाकेशिया दारुल हुकूमत में आई है। उसके कागजात की नकूल और साथ ये चेक करके बताएं कि वो वापस चली गई है या नहीं, और अगर चली गई है तो उसके तफसीली कवायफ, जोलिया ने कहा। तो डीजी ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और एक नंबर प्रेस करके उसने किसी को अहकामात देने शुरू कर दिए। हाँ, सिर्फ गार्शा नाम है, और बस सुनो, उसके कागजात की नकूल की फोटो स्टेट कापियां कराकर ऑफिस में भिजवा दो, जल्दी और फौरन। डीजी ने दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद कहा और फिर रिसीवर रख दिया। अभी रिजल्ट आ जाएगा, डीजी ने कहा। तो उसी लम्हे उसके सामने मौजूद फोन की घंटी बज उठी। उसने रिसीवर उठा लिया और फिर बातें शुरू कर दी, लेकिन ये बातें ड्यूटी के सिलसिले में हो रही थीं। कुछ देर बातचीत करके डीजी ने रिसीवर रख दिया। कुछ देर बाद ऑफिस का दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक लिफाफा था। उसने डीजी को सलाम किया और लिफाफा उसके सामने रख दिया। इब्राहिम साहब ने भिजवाया है, इस नौजवान ने मुदबाना लहजे में कहा। ठीक है, तुम जाओ, डीजी ने कहा। तो वो नौजवान सलाम करके वापस मुड़ गया। डीजी ने लिफाफा उठाकर उसे खोला और अंदर मौजूद एक कागज बाहर निकाला जिस पर कंप्यूटर टाइपिंग दूर से ही नजर आ रही थी। इन चंद दिनों में तो गार्शा नाम की कोई पैसेंजर नहीं आई और ना गई। डीजी ने कागज वापस लिफाफे में डालकर लिफाफा जोलिया की तरफ बढ़ाते हुए कहा। जोलिया ने कागज लिफाफे से बाहर निकाला और उसे पढ़ने लगी। इब्राहिम साहब से मेरी बराह रास्त बात करवाइए, और दूसरी सूरत यह है कि हम खुद उससे मिलकर बात करें, वरना हमें तुम्हें स्पेशल पुलिस ऑफिस ले जाना पड़ेगा, जोलिया ने कदरे सख्त लहजे में कहा। क्या मतलब? ये आप क्या कह रही हैं? आप समझ रही हैं कि इब्राहिम ने गलत रिपोर्ट भेजी है, डीजी ने कदरे बुखलाए हुए लहजे में कहा। ऐसी बात नहीं है, ये खातून गार्शा बहरहाल पाकेशिया आई है, वापस गई है या नहीं इसका तो इल्म नहीं है, लेकिन आई जरूर है। अब अगर गार्शा के नाम से कोई औरत नहीं आई तो किसी और नाम से आई होगी। हम इब्राहिम साहब के ताउन से बहरहाल उसे ढूंढ निकालेंगे, जोलिया ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लेकिन कैसे? डीजी ने कहा। ये आपके सोचने का काम नहीं है, पुलिस का काम है, हमें उसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, जोलिया ने जवाब देते हुए कहा।
ओके, डीजी ने एक लंबा सांस लेते हुए कहा और फिर इंटरकॉम का रिसीवर उठाकर उसने एक नंबर प्रेस कर दिया। यस सर, दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। लाउडर का बटन भी प्रेस कर दिया गया था। स्पेशल पुलिस फोर्स की 2 ऑफिसर्स मेरे ऑफिस में मौजूद हैं। गार्शिया नामी औरत के बारे में उन्होंने ही इस्तिफसार किया था। मैं उन्हें तुम्हारे पास भिजवा रहा हूं, उनसे मुकम्मल ताउन करें, वरना स्पेशल पुलिस फोर्स के पास बेहद वसी इख्तियारात होते हैं, डीजी ने कहा। यस सर, आप बेफिक्र रहें, पुलिस से ताउन करना तो हमारे फराइज में शामिल है, दूसरी तरफ से मुअद्दबाना लहजे में कहा गया। ओके, डीजी ने कहा और रिसीवर रखकर उसने मेज की साइड पर मौजूद बटन प्रेस किया तो दरवाजा खुला और एक बावर्दी आदमी अंदर दाखिल हुआ। यस सर, आने वाले ने कहा। इन्हें इब्राहिम साहब के ऑफिस तक छोड़ आओ, डीजी ने जोलिया और साले की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो उठकर खड़ी हो गई थी। डीजी भी उठ खड़ा हुआ। तावन का शुक्रिया, मैं अपनी रिपोर्ट में आला हुकाम को आपकी तारीफ करूंगी, जोलिया ने कहा तो डीजी का चेहरा बेख्तियार खिल उठा। ये तो हमारा फर्ज है, शुक्रिया, डीजी ने कहा और फिर जोलिया और साले दोनों उस नायब कासिद के साथ चलती हुई एक काफी बड़े हाल में दाखिल हुई, जहां बड़े बड़े 2 कंप्यूटर मौजूद थे, जिनके सामने 2-2 आदमी कुर्सियों पर बैठे उन्हें चेक कर रहे थे, जबकि एक तरफ बड़ी सी मेज के पीछे एक उधेड़ उम्र आदमी बैठा हुआ था। मेज की साइडों पर 2-2 कुर्सियां मौजूद थीं। वो आदमी जोलिया और साले को देखकर उठ खड़ा हुआ। उन्हें बड़े साहब ने भेजा है जनाब, जोलिया और साले की रहनुमाई करने वाले नायब कासिद ने इस उधेड़ उम्र आदमी से मुखातिब होकर कहा। मुझे मालूम है, तुम जाओ और आप तशरीफ रखें। मेरा नाम इब्राहिम है और मैं यहाँ ऑपरेशनल चीफ हूँ, इस उधेड़ उम्र आदमी ने अपना तारुफ कराते हुए कहा। शुक्रिया, हमारा ताल्लुक स्पेशल पुलिस से है, जोलिया ने कहा और जेब से एक बार फिर बैज निकालकर उसे इब्राहिम के सामने करके वापस जेब में डाल दिया। फरमाइए, मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ, इब्राहिम ने इस बार मुअद्दबाना लहजे में कहा। आपने चेक किया, गार्शिया नाम की कोई लड़की ना बाकेशिया आई और ना ही वापस गई, जोलिया ने कहा। यस मैडम, हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक यही मालूम हुआ है, इब्राहिम ने कहा। आपके रिकॉर्ड में जहां पैसेंजर्स के कवायफ लिखे जाते हैं, वहां उनके मुल्क का नाम भी तो होगा जहां के वो रहने वाले होते हैं, मसलन पाकेशिया, ग्रेटलैंड, एक्रेमिया, कार्मन वगैरह, जोलिया ने कहा। साले खामोश बैठी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर उभरने वाले तअस्सुरात बता रहे थे कि वो जोलिया की इंक्वायरी पर खासी हैरान हो रही है। यस मैडम, पासपोर्ट उसी मुल्क का होता है जिसका पैसेंजर रहने वाला होता है, इब्राहिम ने जवाब दिया। क्या आप चेक कर सकते हैं कि ग्रेटलैंड पासपोर्ट पर पिछले 2 माह से कितनी लेडीज पैसेंजर्स पाकेशिया आईं और पाकेशिया से वापस गईं, जोलिया ने कहा। यस मैडम, वैसे ग्रेटलैंड पासपोर्ट पर ज्यादा मर्द आते हैं, बहरहाल मैं चेक कराता हूं और 2 माह क्या 6 माह की चेकिंग कराता हूं, इब्राहिम ने कहा और अपने सामने मौजूद मुस्ततील शक्ल की मशीन को ऑपरेट करना शुरू कर दिया। कुछ देर तक मुख्तलिफ बटन दबाने के बाद जब उसने साइड पर मौजूद एक बड़ा सा बटन प्रेस किया तो स्क्रीन पर धमाके से 500 से ज्यादा नाम आ गए, जिनमें 400 मर्दों के नाम थे जबकि 100 औरतों के नाम थे। जोलिया ने लिस्ट देखी तो एक औरत का नाम जेनी गार्शिया था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस जेनी गार्शिया के कागजात की नकुल चाहिए हमें, और ये कि ये खातून कब आई और कब वापस गई, जोलिया ने कहा तो इब्राहिम ने सर हिलाते हुए एक बार फिर बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। स्क्रीन धमाके से साफ हो गई, फिर उस पर मुख्तलिफ नाम उभरते और साफ होते रहे। फिर एक बटन प्रेस करने पर कंप्यूटर स्क्रीन पर जेनी गार्शिया का नाम और दीगर कवायफ डिस्प्ले हो गए। इब्राहिम ने मशीन लेवल कर दी। कुछ देर बाद एक बड़े से कंप्यूटर के सामने बैठे हुए आदमी ने कंप्यूटर की साइड पर मौजूद जदीद तरीन प्रिंटर से चंद कागजात निकाले और उन्हें एक लिफाफे में रखकर वो उठा और मुड़कर वो इब्राहिम की तरफ आया। उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में लिफाफा इब्राहिम के सामने रखा और वापस चला गया। इब्राहिम ने लिफाफा खोलकर उसमें मौजूद कागजात को चेक किया। यस मैडम, ये आपकी मतलूबा खातून है, इसका पूरा नाम जेनी गार्शिया है, इब्राहिम ने कहा और फिर कलमदान में मौजूद बाल पॉइंट निकालकर उसने कागजात के आखिरी हिस्से पर अपने दस्तखत किए
और फिर कागजात लिफाफे में डालकर लिफाफा जोलिया की तरफ बढ़ा दिया। तो ये औरत यानी गार्शा तकरीबन 2 माह कबल ग्रेटलैंड से पाकेशिया आई और अभी तक वापस नहीं गई। जोलिया ने गौर से कागजात को देखते हुए कहा। यस मैडम, इब्राहिम ने जवाब देते हुए कहा और जोलिया ने कागजात वापस लिफाफे में डाले और फिर उठ खड़ी हुई। उसके उठते ही साले और इब्राहिम भी खड़े हो गए। थैंक यू मिस्टर इब्राहिम, आला हुकाम को दी जाने वाली रिपोर्ट में आपके खसूसी ताउन के बारे में खसूसन लिखा जाएगा, जोलिया ने कहा। थैंक्स मैडम, इब्राहिम ने मुसरत भरे लहजे में कहा, जबकि जोलिया और साले दोनों मुड़कर कमरे से बाहर आ गईं। थोड़ी देर बाद उनकी कार तेजी से एयरपोर्ट की हदूद से बाहर निकल रही थी। तुमने कमाल जहानत का मुजाहरा किया है, बल्कि आज तो तुमने मुझे हैरान कर दिया है। तुम इस कदर ज़हीन हो, मैंने कभी सोचा भी न था। सच है कि इमरान साहब जहानत में तुम्हारा पासिंग भी नहीं है, वो तुम्हें मजाक करके खुद अपना काम निकालते हैं, साले ने इंतहाई खलूस भरे लहजे में कहा। तुम खामखा हैरत का इजहार कर रही हो, मुझसे ज्यादा तुम अक्लमंद हो, जोलिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं अक्लमंद हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी तरह ज़हीन नहीं हूँ। जिस तरह तुमने कागजात निकलवाए हैं, कमाल कर दिया है। मैं अब तक यही समझती रही कि चीफ ने तुम्हें डिप्टी चीफ सिर्फ इसलिए बना दिया है कि तुम यहाँ अपने आप को एडजस्ट कर सको, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ है कि चीफ ने तुम्हें तुम्हारी जहानत की बिना पर डिप्टी चीफ बनाया है, साले ने कहा। वो वाकई जोलिया की इंक्वायरी और कामयाबी पर बेहद हैरान हुई थी। कोई और बात करो, बहुत हो गई, ये मामूली सी बात थी जिसे तुमने बढ़ा चढ़ा दिया है, जोलिया ने कहा। तो साले उसके इस अंदाज पर बेख्तियार हंस पड़ी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।